बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मैं खुशामदीद कहूँगी। इस पूरे सियासी मंजरनामे के अंदर अपना पलड़ा भारी रखा जाए या फिर अपना वजन किसके पलड़े में डाला जाए, इस पूरे खेल में जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वो सब नहायत अहम समझी जाती हैं, मगर उसके बावजूद ये तमाम इत्तेहादी जमातें तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, किसी भी डील के तहत इन इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने के लिए हर सूरत तैयार है। काफिले की जो वजारत आला है वो मिलने की देर थी कि पार्टी के अपने अंदर फूट पड़ गई और MQM इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेल रही है कि जहां से भी मामला बेहतर तरीके से डील कर लिया जाए। अब हुकूमत जो है वो एक खत की बुनियाद पर अपोजिशन को बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बना रही है और ये कह रही है कि इस इस्टेब्लिशमेंट के या फिर इस खत के अंदर जो चीज़ दर्ज है उसका एक ही बुनियादी नुक्ता और मकसद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से घर भेज दिया जाए। अब सवाल यह कि इस खत में क्या है, अगर वाकई इसके अंदर कोई बैरूनी साजिश का एलिमेंट है तो इसे पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, इस पर संजीदगी से बात क्यों नहीं हो रही है। फिर अपोजिशन है वो वफाक में हो या फिर पंजाब में, अदम एतमाद को लेकर क्या अपनी नंबर गेम पूरी कर चुकी है या फिर हम कह सकते हैं कि हुकूमत ये मैच जीत चुकी है। इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए वज़ीर ममलिकत बराए माहौलिया ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बेहद शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा, प्रोग्राम मुकाबिल के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहला तो सवाल यकीनी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से ही बनता है। हुकूमत के सरप्राइजेस के हवाले से अवाम को बड़ा इंतजार था कि अब क्या सरप्राइज आएगा। हुकूमत का सरप्राइज नहीं आया, MQM ने सरप्राइज कर दिया कि अभी तक की खबरों के मुताबिक वो पीपल्स पार्टी के साथ जा मिले हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, हमारी तो बातचीत जारी है, अभी तक तो कोई हतमी फ़ैसला मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। हमारे एलाइज हैं वो तफज़ात हैं कुछ उनके, लेकिन ये कि उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपने एजेंडे पे जो मैं समझती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लिए हिस्सा मांगती हैं, स्पेस मांगती हैं, वो नेगोशिएशंस चलती रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये बातचीत होती रहती हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है या किसी और की बात है, क्लेम तो फिर वो PMLN और पीपल्स पार्टी ने काफ लीग के भी किए थे, लेकिन वहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी। अभी वो कशकोल लेके घूम रहे हैं कि शायद कोई उनको और वोट मिल जाए, लेकिन वो तो उनको वोट नहीं मिलने वाला। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी तो काफ़ी टाइम पड़ा है। ये आखिरी दिन तक जो ये दरवाजे खुले रहते हैं बातचीत के भी, नेगोशिएशंस के भी। मेरा ख्याल है कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं। और लूप में हमारे जो सीनियर वो हैं, सेकेंड ईयर लीडरशिप है, असद उमर साहब जो हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, शफकत महमूद साहब है, खटक साहब हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बातचीत कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ना होता तो फिर अभी आपके सामने होता कि काफ लीग हमारे साथ ना बैठ जाती और हमारे अपने जो मुनहरिफ अरकान थे जिसकी बोलियां लगाने की कोशिश की गई, जो सिंध हाउस में एक मंडी जो है वह बकरा मंडी लगाई गई, उसमें भी बहुत सारे लोग वापसी की बातचीत जो है वो असद उमर साहब के साथ कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सियासत में अभी कोई ऐसे कोई हतमी फैसले नहीं हुए। असल जो इशू है या जो असल मकसद है उसको समझने की ज़रूरत है कि एक बैरूनी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ नहीं, स्टेट के खिलाफ हो रही है। और बैरूनी साजिश में जो है वो पैसे भी दिए गए, मिर जाफर और मिर सादिक जैसे गद्दारों के यहाँ पे नाम भी हैं, वो मोहरे भी बने हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि उसमें जो PDM के बड़े बड़े लीडरान हैं उनको पता है, लेकिन अनजाने में जो उनके MNAs हैं या बाकी लोग हैं उनको सेकेंड ईयर लीडरशिप को नहीं पता। मुझे यकीन है कि जैसे उनको इस बैरूनी साजिश का पता लगेगा वो अपनी पार्टी का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि देखें हमारी सबसे बड़ा मनसब जिसको अदालत उज़्मा बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारी पार्टी ने आज असद उमर साहब ने आपके सामने मीडिया के सामने कहा कि सबसे आला मनसब है, हम वो डॉक्यूमेंट देने को तैयार है कि अदम एतमाद से पहले एक स्टेट को खत लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि आपकी जारी बात और इसके कॉन्सिक्वेंसेज है कि आपकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपके खिलाफ अदम एतमाद आएगा, बाकायदा कैटेगोरिकली उसमें लिखा गया है। तो मैं समझती हूँ कि चाहे MQM है या चाहे हमारी अपनी पार्टी के लोग हैं या इवन PDM के सरबराहों के अलावा जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको नहीं पता कि बैरूनी साजिश में यहाँ पे मिर जाफर मिर सादिक जो है वो लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करें और वो स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं। तो जैसे ही उनको पता चलेगा, मेरा ख्याल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और उनके अपने लोग भी उनका साथ नहीं देंगे। ठीक है साहब, अभी तो मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में बात करना चाह रही थी, मगर चलिए अच्छा हुआ आपने बैरूनी साजिश के एलिमेंट को सामने रख दिया हमारी गुफ्तगू में। अभी से कुछ देर पहले अब्बासी साहब ने, शायद खकान अब्बासी साहब ने बात की है, 75 साल गुजर गए, इन 75 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान को धमकी देने की। अब ये कौन है जिसने धमकी दे दी? आ जाए ना पार्लियामेंट में, खत खोलें, सामने रखें, पूरी कौम के साथ, पूरी ऑपोजिशन भी आपके साथ खड़ी होगी।
देखिए सरवत, बात ये कि XYZ जो भी PDM के सरबराहान है, चाहे जिसका नाम भी आपने लिया है, जो कहता है कि 75 सालों में किसी की जरूरत नहीं हुई, तो 75 सालों में जरूरत तो किसी किससे नहीं हुई कि आपको खत लिखे, क्योंकि ये एक फोन कॉल पे वैसे ही पिछले हुक्मरान लेट जाते थे, चारों शान चेतो जाया करते थे, हुक्म बजा लाया करते थे, यहाँ तक कि हमारे जो जिस टेररिज्म में 80,000 लोग शहीद हुए हैं, इंक्लूडिंग मेरा अपना भाई जो शहीद हुआ है, 21 साल का था, बम ब्लास्ट में शहीद हुआ है, किसके हाथों पे उसका खून जो है वो बंदा ढूंढे कि पराई वार में हम लोगों ने जंप लगा दी और वहां पे जरदारी साहब उठ के न्यूयॉर्क टाइम्स में सुबह जो एबटाबाद में वाकया हुआ, जो यहाँ पे उसामा बिन लादेन का पूरा ऑपरेशन हुआ, वो सुबह कहें कांग्रेचुलेट करें, कांग्रेचुलेशन दे के आओ, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हमला हुआ, आपने यहाँ से बंदा बरामद किया, उसको मारा, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन करें। ड्रोन अटैक्स के लिए आप उनको कह रहे हैं कि जी कोलेटरल डैमेज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ क्या अमेरिकन के या कॉलिन पावल के या एम्बेसडर्स के या दूसरे मुल्कों के क्या कॉलेज नहीं आती रही हैं? यहाँ पे क्या गिलानी का किरदार याद नहीं है, जरदारी का याद नहीं है क्या, इसका नवाज शरीफ का किरदार लोगों को याद नहीं है कि अपने पराई वार में जब जंग थी तो उसमें कोई कंटामिनेशन तक नहीं आती थी, वर्बल तरीके से किसी तरीके को कहा जाता था। तो मुझे जहां तक PMLN की बात समझ आती, जारी बात, तो उनका तो ख्याल है कि दुनिया में एक ही खत ऑथेंटिक हो सकता है और वो कतरी खत ही हो सकता है, और उसमें कतरी खत में जो ऊंटों के जरिए उन्होंने कहा है कि जो हम यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे लेकर गए उसी की हैसियत है, मनी ट्रेल तो वैसे नहीं दे सके। मकसूद चपरासी का तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पराई जंग थी, पाकिस्तान ने 60 से 70 हजार अपनी जानें कुर्बान की हैं पाकिस्तान के लोगों ने। यहाँ पे हमने एक बहुत ही बुरा फेज था जिसको देखा, उसकी वजह ये थी कि पराई जंग में हम शामिल हुए थे। मेरा एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है आपसे और बेहद इंपॉर्टेंट, जब से ये खत का मामला पाकिस्तान की सियासत में 27 मार्च की तकरीर के बाद सामने आया है, जरदार गुल साहब मुझे ये बताइए, ये किसी पार्टी चेयरमैन के लिए नहीं है खत, ये इस मुल्क के वजीर आजम को ये खत दिया गया है। ये मामला ऐसा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसको पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? पार्लियामेंट ले जाने की बात हो या ऑनरेबल जजेस के सामने ले जाने की बात हो, इसके ऊपर बैठ के नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? ये तो पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है सिस्टम को खत के जरिए। देखिए पॉलिटिसाइज तो जिन्होंने करना है ना, क्योंकि वो इन साजिशों में शामिल हैं। क्या सारी दुनिया को नहीं पता कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को शहीद किया गया था तो जो मौलाना मुफ्ती महमूद थे, जो मौलाना फजल रहमान के वालिद मोहतरम थे, उन्होंने इसके बाद कहा था, उनकी फांसी के बाद उन्होंने कहा था कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये बैरूनी साजिश जो है वो भी है। तो आज उन्हीं का बेटा फजल रहमान जो है वो इसी साजिश का हिस्सा है। जिस तरीके से वो लोगों को पर फतवे लगा रहा है, लिलका रहा है, तो जाहिर बात है वो तो सियासी मामला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया को पता है। आज राना सनाउल्लाह क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उतरे हुए मुंह के साथ क्या उसके अल्फाज नहीं, उसने कहा है कि मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ से मुलाकातों को रद्द नहीं कर सकता। क्या सारी दुनिया को पता नहीं है कि मैं हमदुल्ला मोहिब के साथ जब वो पाकिस्तान को गालियां देकर गया तो आपने उसके साथ मुलाकातें की, और आप इसके ऊपर क्या सारी दुनिया को नहीं पता कि आप बैरूनी ताकतों के एम्बेसडर से मिलते रहे, किस कैपेसिटी में मिलते रहे, किस कैपेसिटी में? तो वो तो सियासी इसको बनाएंगे, लेकिन असल बात यह कि कौम के सामने ये चेहरे अया होने चाहिए। जहां तक आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, सरवत ये बिल्कुल कंसिडरेशन के अंदर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी जो है मिनिस्ट्रियल उससे आ रही हूँ, कमेटी से आ रही हूँ, मैं उस मीटिंग का हिस्सा थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, असद उमर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली हमें चीजें बताई हैं, बड़ा सेंसिटिव मामला है, और जो लोग इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, वो मैं बता रही हूँ मीर जाफर और मीर सादिक के नाम से इस तारीख के अंदर पहचाने जाएंगे। और ये मोहरे पहले भी इस्तेमाल हुए हैं, इनको पहले भी हया नहीं आई कि ये स्टेट के खिलाफ गए। सबसे बड़ी बात दलील हमारी देखिए कि हम खुद कह रहे हैं कि हम इसको जो सबसे आला मनसब है सुप्रीम कोर्ट, उनको आगे को देने को तैयार है। जहां तक सिक्योरिटी का इशू है, ये भी बात ज़रिए डिस्कशन आई है। मैं उसके आपको एग्जांपल देती हूँ। खालिद मकसी साहब आज प्रोबेबली आज ही था, पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जैसे ही असद उमर साहब ने ये बात कही कि हम आला अदालत को ये डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान को थ्रेट किया गया है, धमकी दी गई और अदम एतमाद उसका हिस्सा था, तो अगर हम वो दिखा रहे हैं तो कहते हैं फौरन असद उमर साहब ने बताया कि उनको कॉल आई है कि भाई हम किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, हमें बुलाया जाए, हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तो ये बात अंडर कंसिडरेशन है, इस बात को हम रद्द नहीं करें और हम ये लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वो पहले मैंने आपको
आपको सरवत बता दिया है कि बहुत सारे PMLN के PDM के नीचे वाले लीडरशिप जो है, सेकंड थर्ड टीयरशिप जो है, उनको बातों का नहीं पता, क्योंकि वहां पे बादशाहत है, वहां रॉयल्टी है। लेकिन जरताज गुल साहिबा देखिए, ये जो खत है जरताज गुल साहिबा, ये जो खत है ये एक ओपन थ्रेट है पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ। इसमें सिर्फ हम ये नहीं मान सकते कि मामला नो कॉन्फिडेंस के ऊपर तक होगा, खुदा न ख्वास्ता इससे कोई भी संगीन नताइज और भी बरामद हो सकते हैं। तो बजाय इसको अदालत में ले जाने के आप लोग मिल बैठकर ये बात क्यों नहीं कर रहे कि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, मुल्क के हालात को स्टेबल किया जाए? ये एक बहुत बड़ा ओपन थ्रेट है, इसको इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है? नहीं सरवत, मैं तो आपसे टोटली एग्री करती हूँ। देखें, हमें क्या है, हम जो डॉक्यूमेंट है जो थ्रेट वाला है, हम इसको पब्लिक कर दें और हमारी मजलूमियत जो है और जो हमें थ्रेट किया गया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अदम एतमाद में कामयाब हो जाते हैं और हम उसके खिलाफ ये मतलब जो हमें धमकियां में खत है वो, तो उसमें जो PDM है उसके सरबराह जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनका नुकसान होगा, हमारा तो फायदा ही फायदा है। लेकिन हम क्यों नहीं इसको पब्लिक करे डॉक्यूमेंट को? एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें मुल्क को धमकी दी गई है और कहा गया है कि मुल्क को नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो हम अपने मुल्क के को नहीं वो करना चाहते, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा, क्योंकि यह खत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो कि इंडिपेंडेंट होने जा रही है उसी की वजह से जो है वो पाकिस्तान को यह खत लिखा गया है। तो हम ये समझते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को समझते हैं। और मैंने आपको बताया कि अभी मैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग से आई हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की और हमारी पार्टी की ये क्वालिटी है कि हमें हर चीज में एतमाद में लिया जाता है। मैं सवाल करती हूं कि नवाज शरीफ ने, जरदारी ने और फजल रहमान साहब ने अपनी पार्टी के फर्स्ट सेकंड टीयरशिप लीडर को क्या एतमाद में लिया है? क्या उनसे झूठ बोला जा रहा है बाकायदा कि हम सिर्फ इमरान खान के खिलाफ साजिश करना चाह रहे हैं? वो उनको ये तो नहीं बता रहे कि हम तो बैरूनी ताकतों से पैसे लेके, उनके मोहरे लेके और जी मुल्क के खिलाफ साजिश करें, और अगर हमने ये साजिश कामयाब न होने दी तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये बात हम पार्टी के डिफरेंट सरबराहों से ये बात होनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करती हूँ और ये अंडर कंसिडरेशन है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मामले को सुलझना चाहिए, सिक्योरिटी मुतमईन होनी चाहिए, इत्मीनान बख्श होनी चाहिए, सारी चीज मामलात होने चाहिए। अब जरा पंजाब की सियासत की तरफ बढ़ते हैं। जरताज गुल साहिबा, कौमी असम्बली में बलोचिस्तान के मुतालिक जो नशिस्तें हैं वो 20 के करीब है, 16 ने तो अपोजिशन से हाथ मिला लिया है। आप लोग रिजर्वेशन ही नहीं दूर कर पाए बलूचिस्तान के लोगों की, क्या करेंगे आप लोग विफाक में? अब नहीं देखिए, बलूचिस्तान की तारीख में आप ज़ुबैदा जलाल से पूछे, आप हमारे पार्लियामेंटेरियन से पूछे, बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो पैकेज है, तारीखी पैकेज, वो बलूचिस्तान को दिया गया है। हमने हर सूरत में कोशिश की कि वफाक में उनको बिठाया जाए और उनसे बात की जाए। शाहजैन बुगटी को उन लोगों के साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना एडवाइजर बनाया था कि उन लोगों से भी बात की जाए जो लोग कौमी धारे में आना चाहते हैं। रेकोडेक का अभी सबसे बड़ा इशू जिसमें पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान होना था, वो ज़खायर इस वक्त बलूचिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा 8,000 से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे जो जॉब्स आएंगी और बलूचिस्तान तरक्की करेगा। ये बेहतरीन पैकेज जो नेगोशिएट किया है इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान को हरजाना भी पढ़ना था और पेनल्टीज पढ़नी थी, उसको निगोशिएट किया। तो बलूचिस्तान के लोगों को कौमी धारे में लाने के लिए मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो बेहतरीन उनके लिए काम किया है। ये सियासत है। देखिए सरवत, सियासत में लोगों को अभी इस जो मैं बार बार एक ही बात पे एम्फेसिस कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को बैरूनी साजिश का उस तरह अंदाजा नहीं है। वो इस्तेमाल हो रहे छोटे छोटे ग्रीवेंसेस, उनके लोगों को अप्राइज किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किसी बैरूनी ताकत के आलाकार बन रहे हैं और ये PDM के सरबराहों पे आते हैं, जिसमें जरदारी, नवाज शरीफ और जो है फजल रहमान है, जो अपनी झूठी जाती मफाद ना की खातिर बुग़्ज़े प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में पाकिस्तान से दुश्मनी निकाल रहे हैं, दुश्मन कुव्वतों के साथ मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप किसी का नाम लें या कोई इंडिपेंडेंट की बात करें, देखिए इस वक्त मुल्क की जो इकाई है, जो इस वक्त तमाम सूबों में जिसका स्टेक है,
फेडरलिज्म समेत फेडरल गवर्नमेंट समेत वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर तक, बलोचिस्तान तक, वो सब का सब पंजाब में सेनेट में तो हिस्सा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। बाकी तो छोटी मोटी पार्टी, कोई सिंध की हद तक रह गई, कोई पंजाब की हद तक रह गई। ये फैसले देखिए सरताज साहिबा, ये बात भी बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब ने बहुत सारे अच्छे फैसले किए मगर बहुत सारी सियासी गलतियां भी की। मुझे ये बताइए, क्या आज इस वक्त आप लोग, आपकी पार्टी ये तस्लीम करते हैं कि उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहकर पंजाब की वजारत आला देना बहुत बड़ी गलती थी? क्योंकि पंजाब की सियासत में जो इस वक्त उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, तरीन ग्रुप हमने देखा, अलीम खान ग्रुप देखा, काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हमने देखे, वो सिर्फ एक शख्स उस्मान बुज़दार साहब की वजह से थे। क्या आज आप लोग ये तस्लीम करते हैं कि उस्मान बुज़दार को नॉमिनेट करना एक बहुत बड़ी गलती थी? देखिए सरवत, ये बात तो माननी चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि तख्ते लाहौर मैटर करता है और पंजाब इज अ बैटल ग्राउंड। ह्यूज पॉपुलेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और सबसे ज्यादा सियासी गहमा गहमी वहीं पर होती है। वहां पे जारी बात है, एक परसोना जो लोगों ने शिफ्ट किया था कि एक परसोना के अंदर फिट जो है वह सिर्फ एक सेल्फी माफिया और तिरछी टोपी पहन के और पंजाब का, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके, जो आज तक ये नहीं बता सका कि मकसूद चपड़ासी उसके अकाउंट में 400 जो है वो करोड़ कैसे डाल गया, या 25 अरब जो है उसके बेटों के अकाउंट्स में कैसे आया, पापड़ वाले के जरिए या मुश्ताक चीनी वाले के जरिए। हाँ, उसको ये जरूर पता है कि बनी गाला में जो है वो कितनी मुर्गियां ज़िबा होती हैं, कितने बकरे ज़िबा होते हैं। पता नहीं ये बनी गाला में मेरा ख्याल में नारो लेने जाते हैं, वहां पे भी ये बूट पॉलिश करना चाहते हैं, लेकिन उनको बूट पॉलिश की जगह नहीं मिल रही है। अपने अकाउंट्स का इनको नहीं पता, तो उसका कंपैरिजन उस्मान बुज़दार साहब से किया जाता है। देखिए विलियम सरबत, मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता कौन सा मेरे साथ वाला हल्का उनका है। सबसे पसमानदा इलाका डेरा गाजी खान, साउथ पंजाब में 3.5 साल में मैं कंपैरिजन कर लूं 3 दफा के खादिम आला के साथ, क्या उन्होंने 3.5 उनके 15 साल की हुकूमत जो वो 3 दफा वजीर आला रहे, हमारे 3.5 साल की हुकूमत में हमने 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया, 400 अरब जब लोग हिचकिचा रहे थे सीएम पंजाब साहब ने दिया, हमारे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है। इस वक्त तो मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए उस्मान बुज़दार साहब को, उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे लिए मुझे जवाब दीजिएगा, मेरे पास 30 से 40 सेकंड्स बाकी हैं। मुझे बताइए कि पंजाब के अंदर 180 से ज्यादा अरकान पीटीआई के अपने पास हैं। परवेज इलाही साहब को अपने वजारत दे दी, क्या पीटीआई के पास अपनी जमात के अंदर कोई नेमुल बदल नहीं था? और आप तौंसा की बात कर रही हैं, खबर तो यह भी है कि बुज़दार साहब के साथ भी 15 से 20 के करीब लोग मौजूद हैं, तो वोट किस तरह से आप लोग कॉन्फिडेंस का दिलवा पाएंगे परवेज इलाही साहब को? क्या वो मुश्किल नहीं है, क्या वो चैलेंजिंग नहीं होगा आप लोगों के लिए? मुख्तसर प्लीज बताइएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि 3.5 साल से परवेज इलाही साहब जो है वो स्पीकर है, वो हमारे इलाहीज हैं। पता नहीं क्यों लोग इस बात के ऊपर सोचते हैं, अगलों ने उनके जो है पाँव को हाथ लगाया है, अगले गए हैं जिनका गैर फितरी इत्तेहाद था, जो उनको गालियां दिया करते थे। हमारे तो वो 3.5 साल से कोalition गवर्नमेंट में है। चलिए इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। बिल्कुल खत्म हो गया। शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया प्रोग्राम मुकाबिल के लिए, आपने वक्त निकाला। सर मुझे काइंडली इस बात की तस्दीक कीजिएगा, बहुत सारी खबरें आ रही हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लेकर कि उन्होंने अब अपोजिशन खासतौर पे पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आप लोगों का साथ देने के लिए उन्होंने फैसला कर लिया है। क्या वाकई ऐसा हो चुका है? क्या आप तस्दीक कर रहे हैं इस मामले की कि एमक्यूएम आपके साथ अब खड़ी है? इंशाल्लाह एमक्यूएम हमारे साथ खड़ी होगी। कल हमारी काफ़ी तवील उनके साथ गुफ्तगू हुई और उनके जो स्पेसिफिक मसाइल हैं लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेशन है उसके हवाले से और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी मान ली गई। उसका जो बाज़ाब्ता ऐलान होगा इंशाल्लाह वो आज शाम तक, आज रात तक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि सारे लोग ऑन बोर्ड हैं। लेकिन जितनी भी डिस्कशन हुई है रात को भी उस पर काफ़ी बहस रही, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी राब्ता कमेटी में भी ये चीज़ रखी और आज जो आप खबरें सुन रहे हैं वो इसी हवाले से। सही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर बेहतर ये नहीं है कि जिस तरह से आपने बताया कि कुछ उनके स्पेसिफिक मसाइल थे, अगर हम ये कहें कि स्पेसिफिक उनके मुतालबात हैं कुछ जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के सामने रखे हैं सिंध के अंदर अपने हिस्से के लिए, तो उनके ऊपर कोई मामला आपके तय हुए?
जी जी बिल्कुल। देखें ना, इश्यूज इस तरह के नहीं थे कि फला वजारत चाहिए और फला चीज़ ये ज़्यादा फंडामेंटल इश्यूज थे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। और ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि ओवरऑल सिंध की गवर्नेंस के लिए भी बेहतर होंगे। और ये जो कांस्टेंट एक टग ऑफ वॉर रहती है, सिटी गवर्नमेंट कह लें या लोकल गवर्नमेंट्स इन जनरल कह लें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के खिलाफ, उस सबको जो है कोशिश की गई है कि रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर अभी अगर MQM आप लोगों के साथ मिल गई है, इस किस्म की मुलाकातें हुकूमती वफ्द के साथ भी उनकी होती रही हैं, बहुत सारे मामला थे जैसे बल्दिया के इख्तियारात को लेकर पीपल्स पार्टी के साथ उनका मसला चल रहा था, मगर अभी जो कल तक की खबरें थी कि हुकूमत इस बात के लिए तैयार थी कि सिंध की गवर्नरशिप MQM को दी जा सकती है, बहरी अमूर की वजारत के हवाले से ऐलानात हो सकते हैं। तो क्या बात आप लोगों के साथ तय हो गई? अगर आप लोगों के साथ मामला पहले से तय था, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सबके सामने है जो उन्होंने हुकूमत के हवाले से बात की, अगर आपके साथ मामला उनके तय हो चुके हैं तो हुकूमती वफ्द या उनके साथ बातचीत का क्या मकसद है, उनके साथ मुलाकातों का क्या मकसद है? मुझे नहीं पता कि कौन सी बातचीत, मैं तो वो डिस्कशन उसकी बात कर रहा हूँ जो कि रात गए तक, बल्कि आज अर्ली मॉर्निंग तक जो हमारी उनसे डिस्कशन हुई और उसके बाद उसकी जो डायनेमिक्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। वो गवर्नमेंट की जो मीटिंग थी वो तो उससे पहले की थी। और दूसरी बात ये कि गवर्नर होना या ना होना या एक वजीर और एक्स्ट्रा लेना, इस किस्म की डिस्कशन कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो रही। ये मामलात जो हैं वो ओवरऑल जॉइंट अपोजिशन से वो सामने रख चुके हैं और इसमें भी अच्छी खासी उनके साथ सेटलमेंट हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस स्टेज पे अब कहीं और जाने का सोचेंगे, बट बेहतर है कि ऐलान जो भी है वो खुद आके करें। ठीक है सर, पंजाब की सियासत के हवाले से कुछ बात करते हैं। जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने में आई है कि वज़ारत आला के लिए काफलिक से परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। मुझे ये बताएगा, काफलिक के मामला तो पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग की बजाय ज़्यादा अच्छे चल रहे थे और उनकी गुफ्तगू के और उनके सारे मामलात के ज़ामिन भी खुद आसिफ अली जरदारी साहब थे। तो काफलिक अब हुकूमत के साथ मिल गई है, क्या आप लोगों को धचका पहुँचा इस बात का कि पंजाब में अब क्या होगा? देखिए, पंजाब में मुझे नहीं लगता कि जो नंबर गेम है ना, क्योंकि वहाँ तो नंबर गेम यहाँ से भी ज़्यादा टाइट थी फेडरल नेशनल असेंबली से। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ काफलिग और बाकी जो जितनी भी PTI बच गई है वो मिल के कोई गवर्नमेंट वहाँ बना सकेंगे। अब देखना है, ज़ाहिर है डे टू डे बेसिस पे ये चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उन्होंने आहिस्ता ज़ाहिर है सो दोनों साइड्स उनसे राब्ते में हैं और उसके बेसिस पे ही फैसला होगा। सो इट्स नॉट अ डन डील किसी भी हिसाब से। ठीक है, जरदारी साहब ने कहा है, नवीद कमर साहब, कि पंजाब में अपोजिशन जिसे चाहेगी, यानी कि अपोजिशन जिसे चाहेगी उसे वज़ीर आला नामजद किया जाएगा। काफलिग में से परवेज़ इलाही साहब ने बहुत देर कर दी है, क्या आप लोगों की नंबर गेम पूरी हो गई है, कोई और स्ट्रेटजी है? और अपोजिशन किस बात पर यह दावा कर रही है कि पंजाब के अंदर वज़ारत आला जिसको वो चाहेंगे वही नामजद करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह, क्योंकि जो जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि इसी तरह से होगा। सियासत में जैसे मैंने कहा, ये तो डे टू डे बेसिस पे चेंजेस ज़रूर आती हैं, लेकिन इस वक्त भी अपोजिशन का वहाँ पलड़ा भारी है, क्योंकि जो टूट फूट PTI के अंदर हो रही है उसके बेसिस पे PTI किसी भी चीज़ की कमिटमेंट किसी सॉलिड नंबर की वहाँ नहीं दे सकती। तो मैं भी इस बात से एग्री करूँगा कि वहाँ भी अपोजिशन की गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है सर, बहुत सारे जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपोजिशन के साथ चलने की हामी भरी है, मगर इसके साथ साथ तारिक बशीर चीमा साहब का मामला काफलिग से, चौधरी सालिक साहब का मामला भी दरमियान में लटका हुआ है। क्या काफलिग के इत्तेहादियों के हुकूमत से हाथ मिलाने के बाद भी जो नाराज़ लोग हैं, क्या आप लोग उनसे राब्ता करेंगे कि वो आप लोग के साथ शामिल हो जाएं? जैसे तारिक बशीर चीमा साहब हैं, चौधरी शुजात साहब का नाम आ रहा है कि उनकी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान इख्तलाफात हो गए इस मामले को लेकर। देखिए, ये एक इंटरनल मैटर है PMLQ का, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो उनको तो जाहिर है कि हम
अपनी तरफ न सिर्फ काउंट करेंगे बल्कि उनसे टच में भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या तारिक बशीर चीमा साहब से आप लोगों की तरफ से कोई राब्ता हो सका है, क्योंकि एक बड़ा नाम है और उनको शामिल करने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये राब्ते जिसको आप कह रही हैं ना, वो जाहिर है कि एक दिन पहले तक तो ओवरऑल पूरी पार्टी के साथ हो रहे थे। अब जहाँ इंडिविजुअल्स की बात है तो हम बिल्कुल उनसे राब्ते में हैं भी, हमारे लोग उनसे राब्ते में हैं और शायद आप एक आध दिन में देख भी लें कि वो सब चीज़ आया हो जाएगी। ठीक है सर, अभी खुर्शीद शाह साहब के कुछ वक्त पहले एक स्टेटमेंट आई है परवेज़ इलाही साहब को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी डूबती कश्ती के सवार हो गए हैं, वज़ारत आला को उन्होंने कबूल कर लिया है, ये कोई अच्छा फैसला नहीं है, गुजरात की सियासत उन्होंने दफन कर दी है। ज़रा बताना पसंद करेंगे कि किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब का ये फैसला गलत है, क्योंकि हमेशा से उनको वज़ारत चाहिए थी हुकूमत के इत्तेहाद में। उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई ना, जिसमें मैं भी कह रहा था कि इस वक्त जो नंबर गेम है पंजाब में, पंजाब असेंबली में, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो इतना कोई शॉर्ट चीज़ थी कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको सीएम बना दिया और वो सीएम बन गए। जाहिर है अभी काफ़ी मरहले हैं। अब ये तो गुजार साहब भी क्लेम कर रहे हैं कि मैं अभी तक सीएम हूँ, मेरा कोई इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा बजाय गवर्नर को भेजने के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले किया ना, कि जब अगर वो चाहें तो वो भेज सकते हैं। तो अभी कभी मराइल हैं अभी से लेके एक्चुअली बनने में। ठीक है सर, अभी चूंकि अब बहुत सारे जो मामला सियासत से हटकर भी आ रहे हैं, जिसमें ख़त का मामला है जो इमरान खान साहब की 27 मार्च की तकरीर के बाद बहुत ज़्यादा गुफ्तगू के अंदर आ रहा है, डिबेट के अंदर आ रहा है। वो मजाक नहीं लगता? आपको मजाक नहीं लगता जो ये ख़त की बात कर रहे हैं? मुझे तो अजीब सी बात लगती है कि कागज का टुकड़ा लहरा के वो कह रहे हैं कि खत है, किसका खत है, किसने किसको लिखा, क्या लिखा, कुछ पता नहीं। बस उसके बेसिस पे वो जो है एक बैरूनी साजिश की बात करके लोगों में एक नेशनलिस्टिक वो पॉपुलिस्ट बनना चाह रहा है। ये इलेक्शन टैक्टिक्स हैं उसके, उसको पता है कि उसकी हुकूमत खत्म हो चुकी है, तो आइंदा की अपने वो फ्यूचर जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर इसको मजाक कैसे हम कह सकते हैं जब शहबाज शरीफ साहब अलग-ऐलान ये बात करते हैं कि वो अगर खत खुल जाता है और इस किस्म के कोई मामला सामने आ जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूंगा, उनके साथ चलूंगा। अगर वाकई ऐसी कोई तस्दीक हो जाती है तो क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी इमरान खान साहब के और पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेगी? देखो ना, अगर और मगर और मफरूजा और फिर एक पूरी डिबेट उस पर करना, वो उसका मकसद इमरान खान का यही है ना कि चीज़ों को डाइवर्ट करो। द फैक्ट कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं रही, मुझे अब रिजाइन कर देना चाहिए, उसकी बजाय हम पूरी कौम को उस तरफ लेके जाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया भी शायद उसको फॉलो कर रही है उस लिहाज से। एक नॉन सीरियस उसका एक ये हरकत थी। मैं तो नहीं समझता कि इस पर कोई फर्दर कमेंट करने की ज़रूरत भी है। इतना ही उसके पास कोई चीज़ होती तो सामने ले आता, दिखाता, अपने वजीरों को दिखाता। कुछ नहीं, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मैं चीफ जस्टिस को दिखा दूंगा, आर्मी चीफ को दिखा दूंगा। क्या बातें कर रहे हैं ना, ये सियासत सीरियस मामला है, गवर्नेंस का सीरियस मामला है, फॉरेन रिलेशंस सीरियस मामला हैं, उसमें इस किस्म के बचकाना हरकतें करना जो है मुझे तो नहीं लगता कि उसमें जो है उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए कि हम बैठ के इस पे डिस्कशन करें। ठीक है, लेकिन नवीद कमर साहब आप बिल्कुल बजाएं अपनी बात में, मगर एक हद तक हमें दोनों पहलुओं को सामने रखना चाहिए। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल बचकाना हरकत है, मगर अगर दूसरे पहलू को सामने रखें कुछ देर के लिए, अगर चाहे फर्ज कर लें कि वाकई ऐसा हो। मैं नहीं कमेंट करना चाहता, बिकॉज मैं समझता हूँ कि फ्रिवलस बात है। अगर कोई सब्सटेंस है तो भी दिखाए, उसके बाद बैठ के देख लेंगे कि उसमें सब्सटेंस। अगर नो कॉन्फिडेंस के दिन इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर वो खत ले आते हैं आप लोगों के सामने, वो सारी तहरीर आ जाती मामला से, फिर सर आंखों पे ले आए, ठीक है ना, कौम के सामने ले आए। क्या आपका ख्याल है कि उसमें जो बाइडेन ने इसको लिखा है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा अगर तुमने ये मेरी फॉरेन पॉलिसी नहीं फॉलो की? क्या बातें कर रहे हैं बीबी, आप भी तो कोई बात सीरियस करें ना। ठीक है, लेकिन सर इस दोनों साइडों को हमें सामने रखना चाहिए। ये मैं दोनों साइड नहीं सामने रख रहा। सर ये पार्टी चेयरमैन का पार्टी, ये सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन को नहीं आया। एक्सेप्ट कर लूं कि नहीं, ये बात नहीं है ना, आप गलत बात कर रही हैं, उस पर फिर जिद किए हुए हैं। सर आप मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन को ये खत नहीं आया, ये इस मुल्क के वजीर आजम को ये खत आया है। इसकी संगीनी का हमें सबको अंदाजा करना पड़ेगा। आपने देखा है खत?
मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ सर, मेरा तो सवाल ही अगर सवाल आप मफरूजे पे जिस पे सवाल करें तो मैं उस मफरूजे को ही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को खताया किसने लिखा है, किसने लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। वो तो कह रहे हैं कि साजिश है, मैं इसको खोल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ले जाऊंगा। खुदा का वास्ते खोल तो देना, एक बेवकूफी की बात के पीछे आप भी लगी हुई हैं। सर ये तो एक मामला है जिसको डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है। आप क्या सीरियसली समझ रही हैं? मैं बिल्कुल सीरियस नहीं समझ रहा। मेरा ख्याल है कि मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे डिस्कशंस हो सकती हैं, और ये एक कागज का टुकड़ा जेब से निकाल के और लहराना जो है इज नो लॉन्गर समथिंग वर्थ डिबेटिंग। सर चल ठीक है, ठीक सर, ये बताइए कि बलोचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस वक्त बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा हमें जो एक्टिव नजर आ रही है वो आप लोगों की जमात है, नून लीग उस हद तक हमें एक्टिव नजर नहीं आ रही। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है बलोचिस्तान को लेकर? देखिए, बलूचिस्तान के लिए हमेशा जब भी हमारी पहले भी गवर्नमेंट थी तो हमने बहुत कुछ चीज़ें जो हैं, पहले तो उनके जो ज़ख्म हैं उन पे मरहम रखने की बात थी। वहाँ जरदारी साहब ने जाके माफ़ी भी मांगी, और उसके बाद जो आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान का जो पैकेज अनाउंस किया उसमें 5,000 जॉब्स उसमें दी गई। सिर्फ ये इमरान वाली करोड़ जॉब्स की बात नहीं थी, एक्चुअली दी गई। उसके बाद ये जितनी उधर फंडिंग हुई, उधर डैम्स, स्मॉल डैम्स जो हैं वो अभी तक प्रोग्राम चल रहा है। आज अगर आप भूटानी साहब की बात सुनेंगे तो उन्होंने खुद लिस्ट आउट किया कि पीपल्स पार्टी ने क्या 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 चीज़ें बलूचिस्तान में उस छोटे से पीरियड में की हैं। तो NFC अवार्ड में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को जितना फ़ायदा हुआ, तो अब आइंदा भी जब हम जाएंगे तो जाहिर है कि एक सूबा जो कि इन अ वे डिप्राइव्ड है और अपने आप को डिप्राइव्ड समझता है, जाहिर है कि उनको वो सारी फीलिंग्स ख़त्म करने के लिए हमने पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होंगी। उनको अपनी जो GDS के मामलात हैं, लॉयल्टी के मामलात हैं, वो सब हमने सॉर्ट आउट करने होंगे। ठीक है, ठीक है। सर पीपल्स पार्टी के हवाले से हमारे पास जो हर तरफ खबरें थी वो यही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी एक्टिव है और कोशिशें भी यही है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक वज़ीर आज़म की हैसियत से सामने देखा जाए। मगर वक्त से पहले ही शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो ऐलानात हो रहे हैं कि ये मुल्क के आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म हैं, क्या उसके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है या आप दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ मौजूद है? देखें, इस वक्त हम मौजूदा जहाँ आप बात कर रहे हैं असेंबली की, तो नून लीग के पास पीपल्स पार्टी से काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं इस मौजूदा असेंबली में, तो ज़ाहिरन जो है हक उनका बनता है। और इस लिहाज से पीपल्स पार्टी ने क्लियरली ये पोजीशन ली है कि भाई शहबाज शरीफ साहब हैं या फॉर दैट मैटर उनकी पार्टी का कोई नॉमिनी, बट प्रेफरेबली लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म होंगे इस मौजूदा असेंबली से। सही है, ठीक है सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है। एक दफ़ा दोबारा से इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो मामला तय हुए हैं उसका आज रात गए तक तकरीबन ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों की तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि नंबर गेम पूरी हो जाएगी। क्या उसके बाद भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा या फिर आप लोग थोड़ा सा ठंडा सांस लेंगे और 31 मार्च का इंतजार करेंगे? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है कि पोलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत जो है वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती या एक इवेंट पर ख़त्म नहीं होती, वो तो एक ऑन गोइंग इशू होगा, वो इंशाल्लाह वो रहेगा, न सिर्फ MQM के साथ बल्कि तमाम और पार्टीज़ के साथ जो हमारे साथ हैं। ठीक है, ठीक है, बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नवीद कमर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, पॉलिटिकल साइड्स इसकी और भी बहुत सारी हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तज्जिए के लिए आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये जो ख़त का मामला सामने आया है, सियासत के अंदर जो पेचीदगियाँ आ रही हैं, इन तमाम के ऊपर मैं कोशिश करूँगी लम्हा बलम्हा आपसे आप बात करूँ, मगर जो मेरा पहला सवाल आपसे होगा, इस पूरे खेल के अंदर आपको कहीं पर महसूस हो रहा है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इम्कान है, बल्कि मैं कहूँगा कभी इम्कान है। आप दो मंजरनामे अपने सामने रखें। पहला ये कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन से बच जाते हैं इमरान खान साहब, तो आपको इस बात का हमें अंदाजा होना चाहिए कि जब से ये मूव हुआ है उसके बाद कम से कम अवामी सतह पर बाज़ लोगों का कहना है, ये तज्जियाकारों के, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है।
और एक मरतबा बहुत सारे लोग जो पहले महंगाई के बयानी की वजह से दीगर बातें करते थे और इश्यूज के ऊपर तनकीद होती थी हुकूमत के ऊपर कि जी इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही, मिसमैनेजमेंट की बात है, तो वो चीज़ें पीछे चली गई हैं और दीगर इशूज सामने आ गए जिसपे इमरान खान साहब ने अपना जो बयानिया या नैरेटिव बिल्डिंग की है वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो इमरान खान साहब को भी सूट करते हैं कि अगर वो फर्ज करें कि बच जाते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद और उसके बाद वो अगर जरा सा पहले अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दें तो गालिबन जो होगा सरप्राइज एलिमेंट जो होगा वो इनके हक में जा रहा होगा। वो जो एक वेव चल रही है कि इस बार वो निकले कि जी मैंने 2/3 मेजोरिटी चाहिए ताकि मैं जो है यरगमान ना बनूं लोगों के हाथों, वो एक बयानिया बना सकते हैं तो उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह आप दूसरा मंजरनामा रखें कि शिकस्त अगर हो जाती है तो तब भी मतलब हो सकता है कि बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की तंजीमों की ख्वाहिश ये हो कि जी हम पूरा हमें 1.25 साल 1.5 साल मिले, इसमें लगता है कि जी अगर शहबाज शरीफ सामने आते तो उनकी बहुत ख्वाहिश होगी है क्योंकि उन्हें अपने करप्शन के केसेस मैनेज करने होंगे इस दौरान, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो हैं जो पीटीआई ने की उसको ख़त्म करना होगा। तो इस तरह के 2-3 बड़े हैवीवेट किस्म के काम होंगे। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक है उसको स्क्रैप करना होगा। तो ये 2-4 एजेंडा होंगे तो वो भी मेरे ख्याल में उनको इम्प्लीमेंट करके वो भी फिर इलेक्शन की तरफ जो उनकी तहादी हैं वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोनों सूरतों में मुझे लगता है ये है कि अगर ये क्राइसिस किसी भी तरह से जब आगे बढ़ता है तो उसके नतीजे में जल्द इंतखाबात उसके ये है सवाल के 2022 के आखिर में होते हैं, जरा पहले होते हैं 2023 के शुरू में होते हैं। जी सरवत ठीक है, लेकिन आमिर ज़िया साहब आपने ये जो बयानिया बिल्ड करने के हवाले से भी बात की है, मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है मगर उसका मुझे जवाब भी बड़ी तफसील के साथ आपसे चाहिए होगा। 2-3 ऐसे हलके हैं जहां पर मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। एक टर्निंग पॉइंट इस सियासत के अंदर वो खत आया जिसको लहराया इमरान खान साहब ने और ये कहा कि ये बैरूनी साजिश है जो उनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट के लोग करना चाह रहे हैं और उनके सहूलतकार बने हैं पाकिस्तान के अपोजिशन के लोग। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि ख़त अगर वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है तो गैर संजीदगी से इसको लिया गया? अगर ये इतना ही संजीदा मामला था तो इसे पब्लिक के अंदर इस तरह से लहराना, बात करना, ये कितना बड़ा ओपन थ्रेट था? और अगर ये बयानिया बिल्ड करने के हवाले से बात चल रही है तो ये खुद तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसानदेह होगा अगर ये झूठ साबित हो जाता है? अच्छा, मैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि झूठ तो नहीं बोलना चाहिए और मैं तवक्को भी नहीं करता कि हमारे हुकूमत के जो सबसे बड़े जिम्मेदार शख्स हैं कि वो झूठ बोलेंगे। तो हमें तस्वुर ये करना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने कहा उसके अंदर कोई ना कोई हकीकत होगी। झूठ बिल्कुल कहते हैं ना सफ़ेद झूठ जिसको आप कहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा एक सदमा होगा, सब लोगों को सदमा होगा कि जी इस हद तक कोई जा सकता है। तो मैं इस शुबे में इस कयास आराई को एक तरफ कर देता हूँ कि झूठ नहीं है, इसमें कोई ना कोई हकीकत है। अब वो हकीकत किस तरह से है, मतलब है कि आप ये नहीं होता कि बाज़ औक़ात जो बैरूनी ताकतें होती हैं वो किसी एक सिंगल एजेंडे पे काम कर रही होती हैं, उनका एक पूरा एक मरबूत सिस्टम होता है और मुख्तलिफ पहलुओं से वो असरअंदाज होते हैं किसी भी रियासत की पॉलिसीज़ के ऊपर, मईशत के हवाले से होते हैं, आपके मीडिया के ऊपर होते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहे होते हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के ज़रिए होते हैं। तो बहुत सारे उनके पास महाज होते हैं जिसको आप 5th जनरेशन, वो कोई एक्टिव लड़ाई नहीं होती लेकिन बड़ी एक सर्च सी बड़ी टैक्टिकल लड़ाई होती है। तो उसके अंदर यकीनन अगर वो महसूस ये करते हैं कि जी अब नाम हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर फ़र्ज़ करें शुबा है कि जी कोई रियासत या कोई एक ब्लॉक है वो समझता है कि जी पाकिस्तान अब उनके असर से निकलना चाह रहा है, जब हम ये नारा लगाते हैं कि हमें न्यूट्रल होना है यानी कि गैर जानिबदार होना है, इम्पार्शल होना है, इसका मतलब अभी तक हम किसी के असर में हैं। जब आप उसके असर से निकलेंगे तो उसको नागवार गुजरेगा। सही। तो जब उसको नागवार गुजरेगा तो वो कुछ ना कुछ तो रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा, खुशी खुशी तो नहीं कहेगा कि जी आप जाके वो हो जाए। फिर एक हमें समझ में आना चाहिए, इसमें कोई नाम लेना चाहिए कि अमेरिका के कुछ मफादात है इस खित्ते में। अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि जी चाइना कंटेन चाइना पॉलिसी पे हमें जाना है और अमेरिका की ख्वाहिश है कि जी हमें भारत की हेजेमनी इस हिस्से में जो है बरकरार करवानी है, साबित करवानी है और पाकिस्तान को बतौर एक फ्लाइंट स्टेट के वो हमें देखना चाहते हैं। अब ये तीनों जो उनके मकासद हैं वो हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट से मुतसादिम है। मतलब हम कंटेन चाइना की पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि चाइना हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा मतलब आयरन ब्रदर है, हमारे तमाम दिफाई मामला। तो ये सवाल आप निकाल दें। भारत की हेजेमनी यकीनन हमारी एक प्रो इंडिया एलिमेंट है, हमारी यहाँ सियासतदानों में है, ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा सियासतदान है जो समझते हैं कि भारत के आगे नहीं खड़े हो सकते, वो हर हालत में तिजारत करना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन उसके साथ साथ एक पाकिस्तानी रियासत का अपने थॉस है कि जो वो अब भारत के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं डिस्पाइट ऑफ इट साइज। तो उसमें भी जाहिर है कि हमें सूट नहीं करता और खुसूसन 5 अगस्त 2019 के बाद। तो अगर आप ये देखें तो यकीनन ये ख्वाहिश हो सकती है कि जी पाकिस्तान की पॉलिसी को तब्दील किया जाए। उसमें इमरान खान कितना कलीदी किरदार अदा करते हैं,
इमरान खान साहब जो है, अगर अब तक देखा जाए हमारी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी अपनाई है बड़ा म्याना रवि की पॉलिसी है। कोई मुहिम जो ही नहीं की है। इमरान खान साहब की लफाजी तकरीर कर देने एक अलग चीज होती है, वरना पाकिस्तान की पॉलिसी है कि वी वांट गुड रिलेशंस विद यूरोप, वी वांट गुड रिलेशंस विद अमेरिका। इसमें कोई वो इमाम नहीं है। लेकिन जाहिर है कि हम उनकी जंगे, हम अमन में उनके साथ ही, जो बड़ा अच्छा नारा है कि हम अमन में उनके साथ ही है ना। लेकिन अब जाहिर है कि उसके मगर किसी प्राइजन का तो हिस्सा नहीं बढ़ सकते, उसका तो खमियाजा हम बहुत ज्यादा भुगत चुके हैं। आमिर ज़िया साहब, मुझे ये बताइएगा आमिर ज़िया साहब कि एक तरफ हम ये भारत के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं कि भारत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है पाकिस्तान के अंदर, और बरास्ता बलोचिस्तान ये पूरी डिस्टर्बेंस पूरे पाकिस्तान के अंदर होती है। बलोचिस्तान के लोग नाराज हो जाते हैं, बलोचिस्तान के अंदर के लोग अपोजिशन के साथ हाथ मिला लेते हैं, और उनके शिकवे शिकायतें वही हैं जो बाकी हुकूमतों के दौर में भी रही हैं, इनके दौर में भी रही है कि 3.5 साल हमें पूछा नहीं गया। जब इस किस्म की सूरत हाल होती है, डिस्टर्बेंस तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, लोग फिर ऑपोजिशन से मिल रहे हैं। इमरान खान साहब के तो नंबर गेम वैसे ही बहुत कम हो गई है इसके बाद, जब बलूचिस्तान के 16 अरकान ऑपोजिशन के साथ आकर मिल गए हैं। नहीं ज़ाहिर, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का पलड़ा अभी आपको भारी नजर आ रहा है। और उसमें ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी जो बलूचिस्तान की पार्टी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो गई, भुट्टी साहब की पार्टी हो गई, जमहूरी वतन पार्टी हो गई, जो इन्होंने कलाबाजी खाई है, तो वो एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। अभी भी गेम पूरी तरह हाथ से नहीं निकला। अगर MQM को लोग मिला लेते हैं, PMLQ को जरा मैनेज कर लेते हैं, अपने कुछ नाराज लोगों को मैनेज कर सकते हैं, तो बच सकते हैं। इम्कान है, लेकिन और स्लिम हो जाएगी इनकी जो मेजोरिटी है हुकूमत ना। अच्छा, जहां तक सवाल इनकी तनकीद का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और जमहूरी वतन पार्टी के उसूलों की तनकीद नहीं है। उन्होंने देखा कि हवा किस तरफ चल रही है और उस हवा के अंदर हमें क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि अमूमन बलूचिस्तान की जो सियासतदान है, असेंबली है, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। उसमें ज्यादातर उनके ट्राइबल चीफ्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आवाम से लेना देना उनको कुछ नहीं होता। मैं कल एक प्रोग्राम में बैठा था, वो कह रहे थे, भुट्टी साहब कहते जी सड़क नहीं बनाई और हमारे उसमें फला वो है, पसमानदगी है। तो भाई वो चीजें तो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के पास होती हैं। बहुत सारे मसले तो सूबाई हुकूमत ने हल करने, क्योंकि वो और करोड़ों रुपए दिए गए इनके लोगों को। अब वो और बात है कि करप्शन की नजर हो जाते हैं, ठीक है, तो पे आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है आमिर साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है और 2 बड़े अहम सवाल है। मुझे ये बताइएगा, एक बड़ी अहम खबर ये आई है अलीम खान साहब से मुतालिक, जैसे आपने अपने लोगों के नाराजगी के हवाले से बात की है। अलीम खान साहब, खबर ये है कि पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और इमरान खान साहब से वो शदीद नाराज हैं, ऑपोजिशन के साथ हाथ मिला लेंगे। कितना बड़ा नुकसान होगा अगर अलीम खान साहब जाके ऑपोजिशन के साथ मिल जाते हैं? देखिए, अभी तो सूरत हाल है कि कोई भी अगर इमरान खान से रूट के जाता है तो उसको PTI को बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। मगर एक में मंतकी सवाल है कि अगर फर्ज करें कि बहुत सारे लोग PTI के रूट के जाते हैं, तो उनके पास नून लीग में कितनी जगह है, ग्रोथ के चांसेस होते हैं ना। आप कोई नौकरी करने जाते हैं, किसी नया कैरियर का आगाज करते हैं, तो PMLN के अंदर उनके लिए जगह भरी हुई है। PMLN में अगर आप देखें, उनके अपने बहुत सारे वेटरन हैं नून लीग के, और आप अगर बाहर से एज ए पैरा शूटर जाएंगे, मतलब छाता बरदार के तौर पे जाएंगे, तो आपकी इतनी पजीराई नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपको इस्तेमाल करूं, उसके बाद आपको वो भी जाया कर देंगे। तो जो मुझे मंतक नजर आती है वो ये आती है कि जी PTI के रूठे हुए लोग बार्गेनिंग करके कुछ करके अपना पॉइंट रजिस्टर करा के दोबारा वापस आ जाएं। आ जाना चाहिए कि यहाँ पर उनकी ज्यादा कदर होगी। सर मुख्तसर, आमिर ज़िया साहब मुख्तसर मुझे बताइएगा, परवेज इलाही साहब को नामजद तो कर दिया वजारत आला के लिए इमरान खान साहब ने, उनको एतमाद का वोट दिलाना कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा? क्योंकि इस वक्त तरीन ग्रुप शायद हिमायत ना करे, अलीम खान साहब और उनका ग्रुप इस बात पर नाराज है। बुज़दार साहब चले गए, 15 से 20 लोग इस वक्त बुज़दार साहब के भी साथ हैं। कितना बड़ा चैलेंज है परवेज इलाही को वोट एतमाद का दिलवाना? ये उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीतना है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सेल थ्रू कर जाते तो आप समझें कि परवेज इलाही साहब का भी मामला जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ये काम इनको कई महीने पहले करना चाहिए था, मगर बकौल शायर के हमेशा देर कर देते हैं। इन्होंने बहुत सारे फैसले करने में हुकूमत ने देर की जी, तो इस वजह से इनको खमदादा या इतनी मेहनत करनी पड़ी। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।